सुपर हीरो हमेशा किसी बड़े मंच पर या आप जानते हैं चमकदार पोशाकों में पैदा नहीं होते। कभी-कभी वे अंधेरे कमरों, बंद दरवाजों और एक माँ के चुपचाप देखे गए सपनों से निकलते हैं। और आज हम 2017 की एक ऐसी ही कहानी की परतों को धीरे धीरे खोलेंगे। फिल्म है सीक्रेट सुपरस्टार। हमारे पास इस फिल्म का विश्लेषण करने वाले कई स्रोत हैं जो इसके किरदारों, इसके संगीत और इसके संदेश पर बहुत गहरी नजर डालते हैं। लेकिन हम इस कहानी को सिर्फ दोहराएंगे नहीं, बल्कि एक खास सवाल के साथ इसकी पड़ताल करेंगे। इस कहानी का असली सुपरस्टार कौन है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि क्या वो 14 साल की इंसिया मलिक है जिसकी आवाज में जादू है लेकिन घर में घुटन, या फिर उसकी माँ नजमा जो सालों की खामोशी के पीछे अपनी बेटी के सपनों की लड़ाई लड़ रही है, या फिर वो डिजिटल दुनिया जिसने उसे गुमनाम पहचान और एक मंच दिया। बिल्कुल। और इन्हीं तीन किरदारों के बीच की जो खींचतान है, मतलब वही इस कहानी का असली ड्रामा है। एक तरफ इंसिया है जो स्कूल के मंच पर गाती है तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती है, उसे अपनी कीमत का एहसास होता है, लेकिन घर का दरवाजा पार करते ही वो दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल। घर आते ही पिता का एक ही हुक्म होता है, गाना बजाना बंद करो। और यहाँ कहानी दो दुनियाओं का टकराव दिखाती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि फिल्म समीक्षकों ने इस पर गौर किया है कि फिल्म का कैमरा वर्क भी इस टकराव को कैसे दिखाता है। घर के अंदर के सीन बहुत टाइट फ्रेम में है, कम रोशनी में शूट किए गए हैं, जो एक जेल या पिंजरे का एहसास कराते हैं। सही बात है। और इसके ठीक उलट, जब भी इंसिया मंच पर होती है या अपने सपनों के बारे में सोचती है तो फ्रेम खुल जाते हैं, रोशनी बढ़ जाती है। ये सिर्फ सख्त परवरिश नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक कैद है। घर जो सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए, वही इंसिया की पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसके पिता सिर्फ उसके गिटार को नहीं तोड़ना चाहते, वो उस सपने को तोड़ना चाहते हैं जो उस गिटार से जुड़ा है। लेकिन वो सपना इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इंसिया हार नहीं मानती और यहीं से सीक्रेट सुपरस्टार का जन्म होता है। वो अपनी माँ के पुराने लैपटॉप पर चोरी छिपे गाने रिकॉर्ड करना शुरू करती है। मगर यहाँ मुझे एक बात हमेशा कमाल की लगती है, बुर्के का इस्तेमाल। आमतौर पर इसे एक बंधन के तौर पर देखा जाता है, लेकिन यहाँ कहानी ने इसे आज़ादी का हथियार बना दिया। ये तो कमाल का विरोधाभास है। ये फिल्म का सबसे जीनियस स्ट्रोक है। एक विश्लेषण इस पर यह कहता है कि बुर्का यहाँ एक डबल सिंबल की तरह काम करता है। एक तरफ ये उन सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को दिखाता है जो उस पर थोपे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही बुर्का उसे गुमनाम कर देता है और उस गुमनामी में उसे आज़ादी मिलती है। मतलब अपनी पहचान छिपाकर ही उसे अपनी असली पहचान यानी अपनी आवाज दुनिया को सुनाने का मौका मिलता है। बिल्कुल। जब वो बुर्के में गाती है तो लोग उसे उसके नाम, उसके परिवार या उसके शहर से नहीं जानते हैं। वे सिर्फ उसकी कला, उसकी आवाज को जानते हैं। तो बुर्का एक तरह का फिल्टर बन जाता है जो समाज के सारे पूर्वाग्रहों को हटा देता है और सिर्फ टैलेंट को सामने आने देता है। इंटरनेट और बुर्का मिलकर एक ऐसी लोकतांत्रिक जगह बनाते हैं जहां इंसिया का हुनर ही उसकी अकेली पहचान है। लेकिन ये डिजिटल आज़ादी भी बहुत नाजुक है। एक दिन पिता को वो लैपटॉप मिल जाता है और वो उसे गुस्से में जमीन पर पटक कर तोड़ देते हैं। वो सीन देखना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है जैसे सिर्फ लैपटॉप नहीं, इंसिया की आत्मा का एक हिस्सा टूटकर बिखर गया हो। वो सीन इंसिया के लिए एक अंत जैसा लगता है, लेकिन असल में वो नजमा की कहानी की शुरुआत है। हमारे स्रोत इस पल को सिर्फ एक इमोशनल सीन नहीं, बल्कि नजमा के किरदार का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। यहां से वो उस पैसिव विक्टिम यानी चुपचाप जुल्म सहने वाली औरत के रोल से बाहर निकलती है जिसे वो सालों से निभा रही थी। और वो जो करती है वो हैरान कर देता है। वो चुपचाप अपनी शादी का हार, अपने गहने बेच देती है, वो चीजें जो शायद उसकी अपनी पहचान का आखिरी हिस्सा थीं। सोचिए उस हार के बारे में। वो उसकी शादी का प्रतीक है, एक ऐसी शादी जो उसके लिए बंधन और दर्द का दूसरा नाम है। उस हार को बेचकर अपनी बेटी के सपने को खरीदना, ये सिर्फ एक माँ का बलिदान नहीं है, ये नजमा का अपनी पुरानी दबी हुई पहचान को बेचकर एक नई विद्रोही पहचान को खरीदने जैसा है। वो लैपटॉप इंसिया के लिए नहीं, बल्कि नजमा की अपनी आज़ादी की पहली किश्त है। और वो धीरे से अपनी बेटी से कहती हैं, तेरा सपना मेरी जिंदगी से बड़ा है। ये एक लाइन शायद पूरी फिल्म का सार है। ये सिर्फ इंसिया के सपने के बारे में नहीं है, ये उन अनगिनत सपनों के बारे में है जो नजमा ने शायद खुद के लिए देखे होंगे
और जिन्हें कभी पूरा नहीं कर पाई। ये एजेंसी का एक खूबसूरत ट्रांसफर है। नजमा खुद नहीं गा सकती, लेकिन वो सिंगर को ताकत दे सकती है। वो एक मूक समर्थक से एक सक्रिय भागीदार बन जाती है। वो उस क्रांति की फाइनेंसर बन जाती है जिसकी लीडर उसकी बेटी है। तो अब इंसिया के पास हथियार तो है, नया लैपटॉप, और साथ में माँ की हिम्मत भी है। लेकिन इस हथियार को इंडस्ट्री के बड़े दरवाजों तक कैसे पहुंचाया जाए, यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी किरदार की, शक्ति कुमार। हाँ, शक्ति कुमार। कई लोगों को लगता है कि उसका किरदार सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए है। वो घमंडी है, अजीब है और नए टैलेंट का मजाक उड़ाता है। लेकिन एक विश्लेषण बताता है कि वो सिर्फ कॉमेडी नहीं है। शक्ति कुमार बॉलीवुड के उस सिस्टम को दिखाता है जो टैलेंट को पहचानता तो है, लेकिन उसे अपने बनाए हुए खांचे में फिट करना चाहता है। अच्छा, मतलब वो इंसिया की प्योर गोल्ड आवाज को पसंद तो करता है, पर उसे एक आइटम सॉन्ग या एक कमर्शियल गाने में ढालना चाहता है। तो एक तरह से वो भी एक कंट्रोलिंग फिगर ही है, बस उसका तरीका उसके पिता से अलग है। बिल्कुल, वो एक फ्लॉड गेटकीपर है। वो दरवाजा तो खोल सकता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन कहानी में उसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि वो बाहरी दुनिया का सत्यापन, वो वैलिडेशन देता है जिसकी इंसिया और नजमा को सख्त जरूरत थी। जब इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम कहता है कि इस आवाज में सितारा छुपा है, तो ये सिर्फ इंसिया के लिए नहीं है, ये नजमा के लिए एक सबूत है कि उसका विद्रोह, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं था। और शायद यही विश्वास उन्हें कहानी के सबसे बड़े और सबसे क्रांतिकारी कदम उठाने की हिम्मत देता है। पर इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, संगीत की बात करना बहुत जरूरी है। इस फिल्म के गाने सिर्फ गाने नहीं है। बिल्कुल नहीं। अमित त्रिवेदी का संगीत फिल्म की आत्मा है। ये इंसिया का आंतरिक संवाद है, उसकी इनर मोनोलॉग। जब वो घर पर अपने पिता के सामने बोल नहीं पाती, तो बैकग्राउंड में बजता संगीत उसकी छटपटाहट, उसके गुस्से को आवाज देता है। मैं कौन हूं गाना सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये पूरी फिल्म का केंद्रीय दर्शन है। ये सिर्फ इंसिया की नहीं, बल्कि पितृसत्ता में अपनी पहचान तलाशती हर लड़की की कहानी का एंथम बन जाता है। मतलब संगीत कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि कहानी के अंदर की भावनाओं को बाहर लाता है। हाँ, और यही एक अच्छे साउंड ट्रैक की पहचान है। गाने फिल्म में ब्रेक की तरह नहीं आते, बल्कि कहानी की गहराई को और बढ़ाते हैं। जब इंसिया गाती है तो वो सिर्फ सुर नहीं लगा रही होती, वो अपनी आजादी का ऐलान कर रही होती है। और ये सारी हिम्मत, ये सारा संघर्ष कहानी के क्लाइमैक्स पर आकर एक साथ फटता है एयरपोर्ट पर। पिता पूरे परिवार को हमेशा के लिए विदेश ले जा रहे हैं। ये इंसिया के सपने को दफनाने की आखिरी कोशिश है। और यही नजमा वो करती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो चीजें सीन को इतना शक्तिशाली बनाती है, वो है इसकी लोकेशन। नजमा सालों से घर की चारदीवारी में लड़ती और हारती आई है। वो एक प्राइवेट लड़ाई थी जहां उसका पति हमेशा जीतता था, लेकिन एयरपोर्ट एक पब्लिक स्पेस है। और यही उसका मास्टर स्ट्रोक है। वो अपनी निजी लड़ाई को सार्वजनिक कर देती है। वो जानती है, या शायद अनजाने में समझ जाती है, कि उसके पति की ताकत उसकी चुप्पी और घर की दीवारों के पीछे है। पब्लिक में सैकड़ों अनजान लोगों के सामने वो ताकत कमजोर पड़ जाती है। वो वहां उस पर हाथ नहीं उठा सकता, उसे उसी तरह धमका नहीं सकता। तो वो सामाजिक नियमों का इस्तेमाल अपने पति के बनाए नियमों को तोड़ने के लिए करती है। ये सिर्फ घर छोड़कर जाना नहीं है, ये एक क्रांति है। वो इंसिया का हाथ पकड़कर कहती है, मैं अपनी बेटी को कैद में नहीं छोड़ सकती। इस पल में वो सिर्फ इंसिया को नहीं, बल्कि खुद को भी आजाद कर रही है। बिल्कुल, सालों की घुटन का बांध टूट जाता है। वो सीन नजमा की आजादी का घोषणा पत्र है। यहां से डर पर हिम्मत की जीत की शुरुआत होती है। और ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी क्रांति के लिए हथियार नहीं, बस सही जगह पर सही समय पर ना कहने की हिम्मत चाहिए होती है। इसके बाद इंसिया मुंबई पहुंचती है, स्टेज पर बुर्का उतारती है और अपनी पहचान दुनिया को बताती है। लेकिन कहानी का असली क्लाइमेक्स वो नहीं है। वो अवार्ड समारोह में आता है, जब उसे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिलता है। हाँ, और सब उम्मीद करते हैं कि वो एक लंबी चौड़ी थैंक यू स्पीच देगी, लेकिन वो माइक लेकर कहती है, ये अवार्ड मेरा नहीं, मेरी माँ का है। असली सुपरस्टार मेरी माँ है। और इसी के साथ हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, असली सुपरस्टार कौन है? फिल्म इसका जवाब बहुत साफ देती है। बिल्कुल, फिल्म का अंत इंसिया के स्टारडम पर नहीं, बल्कि उसकी माँ को मिले सम्मान पर होता है। जब नजमा कांपते हुए कदमों से स्टेज पर आती है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर सालों बाद आई आज़ादी की मुस्कान होती है। उसे जिंदगी में पहली बार इज्जत और आज़ादी एक साथ महसूस होती है।
तो जैसे कि हमारे स्रोतों से साफ है, सीक्रेट सुपरस्टार सिर्फ एक लड़की के सिंगिंग स्टार बनने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिखाती है कि सपनों को रोकना एक अपराध है और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। और ये भी कि बेटियों को उड़ने के लिए इजाजत की नहीं बल्कि हौसले की जरूरत होती है। ये कहानी दिखाती है कि एक सुपरस्टार सिर्फ वो नहीं होता जो रोशनी में चमकता है, बल्कि वो भी होता है जो अंधेरे से लड़कर उस रोशनी को बचाता है। इनसे आवाज थी, लेकिन नजमा वो हिम्मत थी जिसने उस आवाज को आजाद कराया। अंत में यह एक माँ के डर को हराकर अपनी बेटी को और खुद को आजादी देने की कहानी है। और ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। फिल्म हमें एक इंसिया दिखाती है जो अपना रास्ता खोज लेती है, लेकिन हमारे समाज में ऐसी कितनी ही इंसियां हैं जिनकी प्रतिभा बंद दरवाजों के पीछे दम तोड़ रही है। और शायद उससे भी जरूरी सवाल ये है कि कितनी ही नजमा हैं जो सही मौके या बस थोड़ी सी हिम्मत का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि प्रतिभा को चमकने के लिए सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है या उस एक इंसान की हिम्मत की जो उसके लिए खड़ा हो सके।